स्टार्ट करते हैं। अभी आपका ये क्लास रिकॉर्डेड है, वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। अभी आपको यहाँ कॉपी में कुछ करना है। आपका मेन काम कहाँ पर? घर पर। इससे एक प्रॉफिट भी है। देखो, हर चीज़ का दो साइड होता है हमेशा। जैसे एक कॉइन ही ले लो, उसमें दो साइड क्या होता है? हेड होता है। आप इंसान ही ले लो, इसका भी दो साइड होता है। क्या क्या? एक अच्छा आदत, मतलब एक अच्छा आदत हो गया, एक बुरा गुड हैबिट, बैड हैबिट बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो। यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, इसको भी उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे। एक दवा रखा हुआ है, इसको भी उठाएंगे। यहाँ जितना आर्टिकल्स है, आर्टिकल बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, जितना भी है, सबका दो साइड होता है। इसका देखो फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। यदि सही यूज़ कर रहे हैं तो फायदा है, और गलत यूज़ किए तो नुकसान है। इसका भी जिस लिए बना है, जिसके लिए बनाया गया, उसी के लिए प्रयोग करें तो फायदा है। और यदि इसके विपरीत किसी को हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं, नुकसान तक भी है। हर चीज़ का वही है। ठीक है, तो उसी तरह से वीडियो जब बनाया जा रहा है तो इस क्लास का फायदा भी है, नुकसान भी है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें आप फायदा लेना चाहते हो या नुकसान। कैसे फायदा है? एक तो आपका अभी 1 आवर का क्लास चलेगा, और 1 आवर की क्लास में आप यदि हम यहाँ पर लिखें और आप नोट करें कॉपी में, तो बहुत ही कम सिलेबस कंप्लीट होगा 1 घंटे में। ठीक है, लेकिन यदि हम सिर्फ यहाँ पर बताएं, आप सुने और घर जाके नोट करें, तो इससे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा, कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा। सही है गलत? मतलब इससे आप सेटिस्फाइड हैं जो हम बोल रहे हैं, यहाँ से सही है। लेकिन यदि घर जाके आप नहीं नोट्स किए तो ये घाटा हो जाएगा। फिर मेरा वीडियो बनाना फ़ायदे में नहीं रहेगा, बल्कि घाटे में चला जाएगा। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। घर जाके मन से, जैसे अभी यहाँ पर सुन रहे हो मेरा, हम अभी सामने हैं, लेकिन बस वहाँ वीडियो में रहेंगे, उसमें आपको हम देख नहीं रहे होंगे क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ध्यान लगा के पढ़ना और उसको नोट्स करना। ऐसे हम वीडियो में बोलते रहेंगे क्या क्या नोट्स करना है, बोलते रहेंगे। और यदि कहीं नहीं बोले तो आप वहाँ टोक देना कि सर ये लिखना है या नहीं लिखना। ठीक है, ये आपका भी काम है। चलिए, तो आपका क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। और कॉमर्स में जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं 11th के, उनको पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है। तो सुन लो पहले, और इसको नोट नहीं भी करोगे चलेगा, सीखना है। एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। क्या होता है? देखिए, ये आपका ग्रुप है सब्जेक्ट का। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका आता है अकाउंटेंसी। क्या आता है? और दूसरा पढ़ना है बिजनेस स्टडी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ये कंपलसरी सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। हिंदी होता है अनिवार्य विषय। मतलब कॉमर्स यदि स्ट्रीम बना है, कॉमर्स स्ट्रीम यदि बना है, तो ये दोनों से बना है, ये मेन है। इसमें आपको मतलब जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना, तो आपको टीचर पूछेगा नहीं कि आप क्या लोगे कंपलसरी में, वो खुद ही लिख देगा अकाउंटेंसी और जीएसटी। वैसे साइंस जो लेते हैं ना, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, वो वहाँ पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा जाता है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट क्या होता है? तो बाकी सब्जेक्ट में एक होता है, एक कैटेगरी है ऑप्शनल का। किसका? ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। सुन रहे हैं ना, नाम भी ऑप्शनल है। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको 2 ही रखना है। जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें कि आप सीए रखिए, मैथ, सीए मतलब यहाँ हो गया कमर्शियल मैथमेटिक्स। आप ईटीपी रखिए, आप इकोनॉमिक्स रखिए, आप कंप्यूटर साइंस रखिए, और भी शायद होता होगा, अभी मेरे जानकारी इतना ही है। तो हम कहते हैं अपने बच्चों को, हमको जो पसंद आता है, जिससे मार्क्स आप बढ़ा सकते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो है मैथ। मैथ हमेशा रखना चाहिए। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कॉमर्स लिए हो, मैथ रख के क्या फायदा है। इसीलिए तो फिर कॉमर्स के स्टूडेंट आगे जाके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि मैथ उनका 2 सालों में पूरा खत्म हो जाता है। मतलब मैथ खत्म हो जाता है, मैथ का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। 2 साल तक मैथ नहीं पढ़ेगा तो आप जो 10th में 9th में पढ़े सब खत्म हो जाएगा ना, दिमाग से सब कॉन्सेप्ट निकल जाएगा ना, तो आप कमजोर ना हो जाइएगा मैथ में। तो इसलिए मैथ रखना चाहिए, मैथ से भागना नहीं चाहिए। और हम गारंटी देते हैं कि मेरे यहाँ मैथ पढ़ेगा तो उसका मन से यदि पढ़ गया, जिस कॉन्सेप्ट से बताते हैं, मैथ में 90+ आराम से करता है, चाहे वो वीक स्टूडेंट आए, एवरेज आए या ब्रिलियंट आए। ठीक है, मानेगा बात तो सब ब्रिलियंट है, सीधा नियम है। वीक स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट कौन होता है? जो टीचर का बात नहीं सुनता है। जो टीचर का बात सुनता है वही ब्रिलियंट बनता है, ये नियम है। ठीक है, ईटीपी इसको इसे रखवाते हैं कि ये एक थ्योरी पेपर है। इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ईटीपी में क्या है ना कि यदि 12th में आप जब जाइएगा 12th में, तो वहाँ पर 70 मार्क्स यदि आपका प्रैक्टिकल होगा, थ्योरिकल एग्जाम होगा, 30 मार्क्स क्या है? प्रैक्टिकल। तो 30 मार्क्स आपको स्कूल तरफ से भी मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इससे रखवाते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, लेकिन मजबूरी है, 2 ही रखना है, इसलिए इकोनॉमिक्स नहीं रखने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? सीए, और क्या रखोगे? ईटीपी रखोगे। वीडियो चालू किए थे? चालू है? ठीक है, ईटीपी है। तो ये 2 और 2 4 सब्जेक्ट हो गया ना। और एक आपका आता है कोर सब्जेक्ट। क्या? कोर। और उसमें आपका 2 ही ऑप्शन है,
चाहे हिंदी और भी ऑप्शन होगा, लेकिन अभी जनरली इस सोसाइटी में आपका इंग्लिश और हिंदी होता है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप क्या रखते हैं? इंग्लिश कोर्स। जनरली सब इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश कोर्स, कभी हिंदी भी रखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कोर्स, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट, क्लियर है। ये सब आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, कंपलसरी, ऑप्शनल और कोर्स। और कोई कॉलेज ऐसा भी होता है जो एडिशनल रखवाता है। क्या रखवाता है? एडिशनल सब्जेक्ट रखवाता है। अब एडिशनल सब्जेक्ट जो कॉलेज रखवाता है तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, क्या है? इकोनॉमिक्स। अब बोलेंगे इसका क्या 6 विषय? नहीं, 6 विषय नहीं। एग्जाम तो आपका 12th में 500 नंबर का 5 सब्जेक्ट का ही होगा, और 11th में 250 का, मतलब 50-50 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक ना, 250 मार्क्स। छठा विषय का भी फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक जानकारी मिल जाता है। और एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा ये है कि यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि मैथ में फेल हो गए या फिर ईटीपी में फेल हो गए तो उसका मार्क्स यहाँ ऐड हो जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन कोई एक ही में, दोनों में फेल है तो फेल ही हो जाएगा। तो एडिशनल विषय रखने का फायदा ये है कि ऑप्शनल यदि फेल हुए तो उसका मार्क्स यहाँ ऐड करके पास कर दिया जाएगा। हाँ, कंपलसरी में फेल हो गए तो इसका मार्क्स यहाँ ऐड नहीं होता, फेल तो फेल। तो सिया दिमाग में का ये जानते थे आप लोग? नहीं ना। तो ये एडिशनल रखने का ऑप्शन जे कॉलेज में नहीं है, ठीक है। अब कहीं होगा कॉलेज में, बात अलग है, यहाँ तो नहीं है। तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट डिटेल बता दिए हैं, ठीक है। अब कितना मार्क्स का आएगा 11th में, कितना अकाउंट कितना मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, क्या सिलेबस है, वो सब अभी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो सब क्लास कभी होगा कभी बता दिया जाएगा। तो वही बताएं कि वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है बात, तो आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ध्यान लगा के सुनना है और घर जाके नोट्स करना है। जहाँ डाउट होगा अगले क्लास में जब आएंगे तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हर जगह हम अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, अब आज का रूटीन है अकाउंटिंग का, क्या ठीक है। अभी रूटीन में क्या लिखवा दीजिए? अकाउंट लिखवा दें। क्या लिखवा दें? अकाउंट की मंडे से लेकर वेडनेसडे तक अकाउंट आपका चलेगा। इसमें देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना, जब हम लोग मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते थे मार्केटिंग करने जा रहे हैं। आदत हो गया बोलने का, मार्केटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग का जो डेफिनेशन जान जाएगा ना, तो गलती से फिर आगे कभी किसी को नहीं बोलेगा कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग मतलब अलग चीज़ होता है, और जाके सब्जी खरीदना, कपड़ा खरीदना वो अलग बात होता है। उसी तरह से हम लोग जल्दीबाजी में बोलते थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट। अकाउंट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग का जो बुक का नाम है, आप बुक खरीदे ना, ये बुक में ये फ्रंट में क्या लिखा हुआ है? अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, हिंदी क्या लिखा हुआ है? लेखा शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं हमको इसे अकाउंटेंसी लिखवाना चाहिए था, लेकिन हम भी इस सोसाइटी में रहते थे, थोड़ा सोसाइटी का रंग मेरे में चढ़ गया है, ठीक है, इसलिए हम भी अकाउंट ही बोल देते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है, आप अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के संबंध में एक बात कल भी बताए थे, आज उसको थोड़ा विस्तार में बताएंगे। आप शायद बता रहे कि आप नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़े होंगे शायद। ये आपका इतने सालों के बीच में जितना पढ़ाई किए, कहीं पर भी अकाउंटेंसी जैसा शब्द आया, अकाउंटिंग जैसा शब्द आया, या अकाउंट बनाना आप सीखे? नहीं। तो जैसे नर्सरी में बच्चा जाता है, नर्सरी से पीछे, आजकल तो नर्सरी से पीछे भी एक साल पढ़ना पड़ता है, पीजी, ठीक ना, प्ले ग्रुप, उसमें बच्चा खाली खेलता है, खेल में कुछ सीखता है, ठीक ना। एक पीजी हो गया बच्चा, एक पीजी आप करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, ये हो गया प्ले ग्रुप, ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ से यहाँ तक का सफर करना पड़ता है इंसानों को, कितना साल लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि प्ले ग्रुप पे जब बच्चा जाता है या फिर नर्सरी में जाता है तो उसको ABCD टफ लगता है कि नहीं लगता है? उसको पहले बस लिखना, हाथ घुमाना सीखना होता है, ए ऐसे लिखाता है, पहचानता है कि बी है ये ना, क्योंकि जानता पहले से नहीं है। लेकिन अभी हम आपको बोलेंगे ABCD आता है तो हंसी आ जाएगा, कोई भी हंसेगा, क्या पूछे सर ABCD 10 पास करके आए, ABCD नहीं आएगा। तो वैसे ही अभी हम बोलते हैं आपको अकाउंटिंग आता है तो आप हंसीएगा? नहीं हंसीएगा, क्योंकि आप आज है, दिन है बुधवार और दिनांक है 5 जून 2024 में आप स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो ये आज ही स्टार्ट हुआ है या इससे पहले आप किए हैं? तो हम नहीं कर सकते हैं कि ये आपका 11th नहीं है। हम कह सकते हैं, एक टीचर के पद पर हम कह सकते हैं कि दिमाग में कभी भी गलती से सेट मत करना कि अकाउंटेंसी आपके लिए 11th का है। आप अकाउंटेंसी जब पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग जब सीखने जा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये बात सेट करो कि अभी आप कहाँ हैं। हाँ, सिर्फ अकाउंट के लिए बोल रहे हैं। जब मैथ पढ़ाएंगे, CA, जब BST पढ़ाएंगे, जब BTP पढ़ाएंगे, तब तो आपको 11th ही फील करना है। मतलब आपको सोचना है कि 11th में है। लेकिन इसमें यदि आप सोच लीजिए 11th में, तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा और सीखने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। सीखने का क्षमता क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एक दिन में आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा कि हम तो 11th में हैं और हमको अकाउंटेंसी समझ नहीं आ रहा है, हम अकाउंट सीख नहीं पा रहे, अकाउंटिंग करना नहीं सीख पा रहे, आपके मन में आएगा विचार? धैर्य रखना पड़ेगा। अकाउंटेंसी एकदम बिल्कुल नया है हर स्टूडेंट के लिए। 11th में जो भी कॉमर्स लिए होंगे सबके लिए क्या है? एकदम नया है बिल्कुल। इसका ABCD भी आप जानते हैं? हाँ, यदि एप्पल लिखना है, किसी बच्चे को एप्पल लिखना सिखाना है, पहले ABCD सिखाना होगा। किसी बच्चा को सेब लिखना सिखाना है तो उसको क ख ग घ ऐसा सिखाना होगा।
टाइम लगेगा सिखाने में, एक दिन में सीख जाता है बच्चा, साल लग जाता है मेरे ख्याल से कि साल भर लग जाता है ये सब सिखाने में। लेकिन हम आपको ये नहीं बोले कि साल लगा देंगे आपको अकाउंटेंसी सिखाने, ऐसे भी साल भर टाइम है ही नहीं। आप जून में आप स्टार्ट किए हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा, 10 महीना टाइम है, ठीक है, 12 महीना होना चाहिए था, ठीक है। वो भी आप जल्दी स्टार्ट किए, कई लोग अभी भी स्टार्ट नहीं किए, अभी भी सोच रहे हैं, सो रहे हैं, आराम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ये सोचते हैं लोग आजकल के, रेस्ट ईयर समझते हैं फर्स्ट ईयर को, और 12th में पढ़ने सोचते हैं। लेकिन ये जान लो कि अब कल ही बताए थे कि 11th में फेल हुए तो फेल हुए मतलब आपको फिर से 11 पढ़ना होगा, कोई कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता इसका, फिर से एक साल रुकना पड़ेगा। 12th में यदि फेल हो गए, जो कि होना नहीं है, मेरे यहाँ होता नहीं है, 12th में फेल हो गए तो उसमें कंपार्ट देके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन 11th में कोई चारा नहीं है। तो 11 टफ हुआ ना, इसलिए 11 मन से पढ़ना चाहिए, नहीं तो फेल हुए तो फिर से एक साल रुकिएगा। कई बच्चों के पास धैर्य नहीं होता, जब फेल होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई बच्चे से करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एप्पल सीखने में टाइम लगता है, तो अकाउंटिंग सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन आपसे हम कितना टाइम मांगते हैं बता दें। आपसे हम आपको अकाउंटिंग सिखा, पूरा अकाउंटिंग सीखेंगे तो पूरा आप पीजी तक पढ़ो, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ो, तब तक आप पूरा नहीं सीखोगे। लेकिन जो बेसिक्स अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग जो सीखना है अभी, वो आपको हम 2-4 दिन में सिखा देंगे, मतलब 2-4 क्लास लगेगा। तो अभी तो रूटीन के हिसाब चल रहे हैं, तो कल तो रूटीन नहीं है इसका, ठीक है, तो कल रूटीन नहीं है, तो अगला भी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे अगले वीक का, वहाँ तक आपको अकाउंटिंग समझ में आने लगेगा। हो सकता है कि आज ही हम कुछ ऐसे तरीके से बताएं कि आपको आज ही कुछ दिमाग में बात जाने, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप 11th में नहीं हो। जब भी अकाउंटेंसी पढ़ने आए तो दिमाग मेंटेन करके आना कि आप 11th में नहीं हो, आज आप नर्सरी में हो और आप अभी अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का ABCD सीखने जा रहे हो, ठीक है। कोई बच्चा जब ज्वाइन करता है नर्सरी में तो उसको टीचर को क्या सिखाता है, चलो ये लिखना सीखो, उस पर ए सिलेक्ट पे ये लिख दिया, उस पर हाथ घुमा रहा है ना, तो आपको हाथ तो नहीं घुमाना पड़ेगा, आपको सब आता है लिखने, तो सब आता है, बस समझना है कि है क्या। देखो बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं, कितना देर से लिखा हुआ बेचारा। पहला क्या दिख रहा है आपको, अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग लेखांकन, तीसरा क्या दिख रहा है आपको, अकाउंट खाता, क्या खाता, खाने वाला खाता नहीं, खाता क्या होता है आपको पता है कि जितने व्यापारी, शायद पता होगा, जितने व्यापारी व्यापार करते हैं दिन भर में जितना भी लेन देन होता है, उन लेन देनों को वो रिकॉर्ड करते हैं। तो जिन पुस्तकों में, ठीक है, जिस रजिस्टर में वो नोट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं। वैसे खाता का डेफिनेशन, अकाउंट का डेफिनेशन जो भी हम बोले वो लिखवाएंगे नहीं, वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, लेकिन समझाने के लिए हम ये बोले। कॉमन बात देख रहा होगा कि अकाउंटेंसी में भी अकाउंट है, अकाउंटिंग में भी क्या है, अकाउंट है, और अकाउंट तो है, लेकिन तीनों का डेफिनेशन अलग है, तीनों का परिभाषा अलग है, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग आएंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश भी लिखना है। लेखा शास्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा, यदि कोई एक्सपर्ट आपसे मिल गया और आपको पूछ दिया कि लेखा शास्त्र क्या है, तो आप जवाब नहीं दोगे तो उसमें मेरा ही दोष होगा पहले, लेकिन हम बता देंगे उसके बाद आप जवाब नहीं दोगे तो आपका दोष है, ठीक है। लेखा शास्त्र क्या है, तो अभी आप जानते नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो बताने का, लेखा शास्त्र क्या है, जो अकाउंट के बारे में बताए, ठीक है। आप अपना जो बोलना था बोल दिए, ठीक है, आप अपना काम कर दिए। अब देखो, अभी आप लेखा शास्त्र तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन अर्थशास्त्र आप पढ़ाई कर चुके हो ना। अर्थशास्त्र जिसमें इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था ना आपका क्लास 10 में, अर्थशास्त्र था, तो वहाँ पर टीचर आपको क्या बताया था, अर्थशास्त्र क्या है बताए हैं, याद है तो हाँ बोलोगे, तो बोलोगे चलते बोल गए, ठीक है। देखो यहाँ पर अर्थशास्त्र, ये जो एक शब्द है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। अर्थ का मतलब क्या बताया गया, धन, हाँ, उर्दू तुम्हारा सोच रहा था वो नहीं होता है। यहाँ अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। अब सुनो अर्थशास्त्र परिभाषा, ये शब्द के आधार पर बता रहे हैं कि जहाँ से धन के संबंध में जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलती है, जहाँ से धन के संबंध में ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र का बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ये बस समझाने के लिए, शुरू में बच्चे ज्वाइन करते हैं अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाने के लिए इस तरह बताया जाता है कि अर्थ का मतलब धन होता है, शास्त्र का मतलब ज्ञान होता है। तो जहाँ से आपको धन संबंधित जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। इसका विस्तार में डेफिनेशन कुछ और है, वो आप जब इकोनॉमिक्स रखे तो नहीं रख लिए ना, रखे हैं, ठीक ना, तो उसको भी चेंज करना है, उस समय हम बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लेखा शास्त्र में देख रहे हैं, एक लेखा है और दूसरा शास्त्र है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसका परिभाषा क्या बनाएंगे कि जिस शास्त्र से, ठीक है, या फिर जहाँ से हमें लिखने की जानकारी मिलता है उसको लेखा शास्त्र कहते हैं, यही बोल देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अच्छा, लिखना कौन नहीं जानता है, तो नर्सरी क्लास से 10 तक यही तो काम किए हैं, लिखना जानते हैं, हिंदी में लिखना जानते हैं और अंग्रेजी में लिखना जानते हैं। तो क्या यहाँ पर हम आपको लिखना सिखाएंगे अकाउंटेंसी में, लिखना नहीं, इसका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। इसके आधार पर चलोगे कि लेखा मतलब लिखना और शास्त्र मतलब जानकारी, लिखने की जानकारी जहाँ से मिलती है उसको लेखा शास्त्र बोलते हैं। लोग हंसने लगेंगे, आप सुनो इसका सही परिभाषा, व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की जानकारी जहाँ से मिलती है, व्यावसायिक
लेन देनों को लिखने की जानकारी जहां से मिलती है उसे, अब गया दिमाग में। आप लिखना तो जानते हैं, हम बोलेंगे चलो लिखो तो अपना नाम लिखो, तो हम अपना नाम लिख देते हैं कि मेरा नाम गौरव है, लिख दिए, आता है लिखने हमको गौरव। आपका नाम क्या है? आनंद, तो हम बोलेंगे आनंद लिखो तो हम आनंद लिख देंगे, हमको आता है नाम लिखने आपका। लेकिन व्यापारिक लेन देनों को कैसे लिखा जाता है वो लिखना आता है आपको? हमको तो आता है, अभी आपको नहीं आता है, आपको सिखाना है हमको, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर जब आते थे, पहले भी आए, तो बोलते हैं कि हाँ हमको आता है व्यापारिक लेन देन लिखने के लिए, तो लिखो। तो बोलते थे एग्जाम्पल दिए, हम एग्जाम्पल देते थे कि मान लो तुम्हारा अपना किराना स्टोर है, तुम व्यापारी हो और तुम 25 kg का एक पैकेट, 25 kg का एक पैकेट चावल का पैकेट है, इसका चावल का पैकेट बेच दिया। इंग्लिश में लिखना आता है क्या? सोल्ड 25 kg ऑफ राइस, ठीक है। हम बोले उसको, मतलब ओरली बोले, मौखिक तौर पे बोले और लिख दिए। बोले थे देखिए देखिए लिख तो नहीं, हमको लिखने आता है व्यापारिक लेन देन। तो हम बोले कि इसको नहीं बोलते हैं लिखना। व्यापारिक लेन देनों को लिखने का मतलब क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब तुमको समझ आएगा ही, हम कैश अकाउंट डेबिट लिखे क्या होता है, डेबिट टू लिखे क्या होता है, टू सेल्स क्यों लिखे, क्रेडिट कैश समझ में आएगा, सेल्स समझ में आएगा। लेकिन डेबिट और क्रेडिट में जो लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इसके पीछे नियम क्या है, आता है नहीं आता। यही सीखना है, यही होगा चीज सीखना है। इस तरह कैसे लिखा जाता है, इसे कहते हैं व्यापारिक लेन देनों को लिखने की जानकारी जहां से मिलेगी। व्यापारिक लेन देनों को लिखने की जानकारी यहां से मिलेगी, इस बुक से मिलेगी, इसका नाम है लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र के अंदर हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे, लेखांकन सीखेंगे, और लेखांकन के अंदर हम लोग खाता बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। तो अभी हम लोग लेखा शास्त्र सीख रहे हैं, अभी लेखा शास्त्र का परिभाषा बता दिए, और अभी हम लोग लेखांकन, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। लेखांकन क्या होता है बताएंगे, उसके बाद उसके संबंधित पूरा नियम बताएंगे, और नियम बताने के बाद फिर तुम खाता बनाना सीखोगे, ठीक है। आसानी से हमको टाइम मिल जाए 2 घंटे का देंगे, तो हम हो सकता है 2 घंटे में आपको आज ये करके ये सिखा के भेज देंगे। ये कैसे होता है कि आज हम सिखा के भेज सकते हैं, लेकिन गड़बड़ी नहीं, क्योंकि सब स्टूडेंट का माइंड जैसा नहीं होता है, कोई जल्दी पकड़ता है, कोई लेट से पकड़ता है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा आराम से चलते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। क्योंकि आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे ऑनलाइन पढ़ रहे, ठीक है, तो उन लोग ऑनलाइन भी लिख रहा है, तो हो सकता है उन लोग का माइंड कभी यहाँ आया नहीं है, आएगा देखेंगे। अभी तो आपको भी हम नहीं जज कर सकते कि आप तेज पढ़ने में, एवरेज है या कमजोर है। अभी जब तक हम पढ़ाएंगे कुछ, फिर कुछ देंगे बनाने, तब मालूम चलेगा कि आप कैसे हैं। और क्या मेरा जो सपना है, जो हम अपना एम बना के रखे हुए हैं कि भविष्य में मेरे यहाँ से कोई झारखंड टॉप करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, पढ़ना टॉपर तो 2-3 बच्चे कर चुके अभी तक, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड टॉप करें। अब वो आप लोग के हाथों में, हम जिस लेवल पे पढ़ाते हैं उसमें मैथ 90+ रहा है, अकाउंट 90+ रहा है, बीएसटी हिंदी मीडियम से लिखते हुए भी 85+ रहा है। तो यदि आप ढंग से पढ़ लें तो आप भी पर विषय में 90+ करके आप भी टॉप में आ सकते हैं। चलो ठीक है, तो अभी आपका घर जाके पहला जो क्वेश्चन लिखोगे वो क्या लिखोगे, लेखा शास्त्र क्या है। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिखोगे। वैसे तो अकाउंट में जनरली कहा जाता है कि अंग्रेजी में लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल, हम क्या बोले अभी तो छोटा सा डेफिनेशन से आप लिख लोगे अंग्रेजी में भी, आप जिसमें कंफर्टेबल वही पढ़ो। हम हिंदी या इंग्लिश में ज़्यादा भेदभाव करते नहीं हैं। कई लोग बोलेगा अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में लिखने से मार्क्स मिलता है, अंग्रेजी में लिखने से ये मिलता है, वो मिलता है, नौकरी मिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप हिंदी में अच्छे रहो तो आपको हिंदी में मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजी तो सीखना है ही हम लोग को, ठीक है। और जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग जब करेंगे तो अंग्रेजी में ही करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लेखा शास्त्र क्या है, हिंदी में भी क्या बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। वीडियो जब देखोगे लिखते समय तो फिर से सुन लेना। क्या बताए थे कि लेखा शास्त्र वह शास्त्र है, सुन लो आराम से बोलो, लेखा शास्त्र वह शास्त्र है जहां से व्यापारिक लेन देनों को किस प्रकार पुस्तकों में लिखा जाता है सीखते हैं। समझ गए, यह है लेखा शास्त्र। हो जाएगा, कोई तकलीफ होगा लिखने में, क्योंकि अभी देखो फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा चेंज हो जाएगा परिभाषा। लेखा शास्त्र वह शास्त्र होता है जहां से व्यापारिक लेन देनों को किस प्रकार पुस्तकों में लिखा जाता है, सिखाया जाता है या सीखते हैं। अरेंज करना, ये ध्यान रखना, वाक्य को अरेंज करके लिखना, सजा होना चाहिए ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, और सही जगह ठीक होना चाहिए, वो सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कल कॉपी चेक होगा आपका, ठीक है। तो लेखा शास्त्र में कोई समस्या है आपको, चलिए इस पर ज़्यादा लेक्चर नहीं चलता है। लेखा शास्त्र क्या है वो लिखा दूंगा, ठीक ना। इस पर क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन तब तक जानकारी रखना है, कोई भी आपको कभी भी पूछ सकता है, हो सकता है भविष्य में इंटरव्यू में पूछ दे तो आपको लेखा शास्त्र व्हाट इज अकाउंटेंसी पूछेगा, लेखा शास्त्र क्या है, और आप अकाउंटिंग का परिभाषा दे देंगे तो आपको छाट देगा वहाँ से, लगा देगा वहाँ से। अगला जो यहाँ पर एक वर्ड है वो कौन सा दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग। हिंदी भी दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, लेखांकन, ठीक है। इसका यदि इसको ब्रेक कीजिएगा ना, संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो लेखा प्लस अंकन। अंकन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, लिखना, लेखा प्लस
अंकन, ठीक है। अभी हम यहाँ बोले कि व्यापारिक लेन देनों को व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में जहाँ लिखना सीखते हैं, यहाँ पर नियम, इस अकाउंटेंसी के अंदर आपका उसका नियम लिखा हुआ है, ऐसा कानून लिखा हुआ है, तो ये हम लोग जब सीखेंगे तो वही क्या सीखेंगे, लेखांकन ही सीखेंगे। अकाउंटेंसी के अंदर जो नियम कानून आपको सिखाएंगे ना, उसी को लेखांकन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लेखांकन कहते हैं। अभी हम लेखांकन क्या है बता रहे हैं सारे चीजें। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरा थ्योरिटिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेखांकन क्या है, ठीक है। लेखांकन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, आप सोच समझ के लिखना है, ठीक है। सभी व्यापारिक लेन देनों को, अब वीडियो बन रहा है तो आपको आराम से बोले, आराम से लिखेंगे, सभी व्यापारिक लेन देनों को लेखा शास्त्र के नियम के अनुसार जब पुस्तकों में लिखते हैं, कॉमा देना, उनका वर्गीकरण करते हैं, कॉमा देना, उनका सारांश तैयार करते हैं, कॉमा देना, उनको विश्लेषित करते हैं, कॉमा देना, और उनका निर्वचन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लेखांकन कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जब व्यापारिक लेन देनों को, सिर्फ व्यापारिक लेन देन, घर का लेन देन नहीं, मंदिर में लेन देन वो नहीं, राजनीति में जो लेन देन है वो नहीं, भाई बहन में जो लेन देन हो रहा है वो नहीं, बाप जो है बेटा कुछ दे रहा है वो लेन देन नहीं, सिर्फ कौन सा लेन देन, व्यापारिक लेन देन का ही लेखांकन होता है, और किसी लेन देन का लेखांकन नहीं होता है। बिल्कुल नया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको एकदम यहाँ पर उबासी नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, बोर आपको नहीं आना चाहिए। ये ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो ना आप 10th तक पढ़े हैं, और प्लस 11 में ना साइंस वाला पढ़ता है ना आर्ट्स वाला पढ़ता है, सिर्फ आप पढ़ते हैं। आप बोलिएगा सर हम लोग साइंस वाले स्टूडेंट केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। कैसे नहीं पढ़े आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़े, 10th में पढ़े ना, तो जितना केमिस्ट्री फिजिक्स लोग पढ़ता है उतना नहीं पढ़े, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स का जानकारी रखते हैं ना। क्या साइंस का स्टूडेंट इसका एबीसीडी जानता होगा, क्या आर्ट्स का स्टूडेंट एबीसीडी जानता होगा। तो हम लोग सबसे ज्यादा यूनिक हुए ना, बार बार बता रहे, कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे सबसे ज्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो है अकाउंट्स, ठीक ना, अकाउंटेंसी, जिसमें अकाउंटिंग सीखते हैं, अकाउंटिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो सबसे अलग तो हम लोग ना हुए। सोचो सर, दिमाग पर प्रेशर डालो, गलत बोल रहे क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े 10th में, वही फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से 11th 12 में पढ़ना पड़ता है, वही सब चीज सपोर्ट करता है। आप बोलेंगे हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़े क्या, आर्ट्स वाले वही पढ़ते हैं, तो आप पढ़े वही जो पढ़ते हैं, तो आगे तो एडवांस पढ़ते हैं, बस यही ना। लेकिन क्या वो लोग अकाउंट पढ़ते हैं, अभी आपको मैथ ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो मैथ में क्या मैथ पढ़ना है, जो मैथ साइंस में पढ़ रहा है, जो मैथ आर्ट्स में पढ़ रहा है वही मैथ पढ़ना है। तो हम लोग तो वो लोग का भी चीज़ पढ़ लेते हैं और अलग से भी चीज़ पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स वाले बच्चे भी रखते हैं, कॉमर्स वाले रखते हैं और साइंस वाले रखते हैं। हाँ, ईटीपी बोलोगे तो ईटीपी सिर्फ कॉमर्स रखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन जब क्या हो गया कि ग्रेजुएशन में अब ईटीपी साइंस वाले को भी रखना है और आर्ट्स वाले को भी रखना है। कहाँ भागे, पढ़ना पड़ेगा ईटीपी। क्यों पढ़ना पड़ेगा ईटीपी, ईटीपी इतना बड़ा है क्या, बिल्कुल ईटीपी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम जिस दिन को क्लास है उस दिन ही बताएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, आखिर इससे फायदा क्या होने वाला है, आप ढंग से पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम कहाँ थे कि अकाउंटिंग का परिभाषा बताए थे, लेखांकन का परिभाषा हिंदी मीडियम बता रहे थे। क्या बताए थे कि व्यापारिक, फिर से बोल रहे, व्यापारिक लेन देनों को एक निश्चित नियम नहीं तो सिद्धांत लिखना, एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार जब पुस्तकों में लिखा जाता है, व्यापारिक लेन देन, क्या व्यापारिक लेन देन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, याद रखना, ठीक ना। तो जब व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, इसका बता देते हैं। व्यापारिक लेन देन को पुस्तकों में, हाँ आपको डाउट अजीब लग रहा हो, पुस्तक लिखते हैं, बुक में लिखते हैं, यहाँ पुस्तक का मतलब वो आपका वो रजिस्टर ही है, ये बुक मतलब ये बुक नहीं, वो आपका कॉपी जैसा रहता है, ठीक ना, रजिस्टर जो होता है वो पेज रहता है, उसमें लिखते हैं। अब तो उसमें भी लिखते हैं, अब वो सब कंप्यूटर पे हो रहा है। आज आप यहाँ पर सीख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं अकाउंटिंग, यहाँ से देख रहे हैं, यही अकाउंटिंग जब कंप्यूटर पर सीखेगा तो वहाँ पर जो ऐप आता है वो टैली है। हाँ, ऐप का नाम क्या है, टैली, यही अकाउंटिंग टैली पर करना पड़ेगा। अब आज के मॉडर्न एरा में रजिस्टर में कौन लिख के रखता है, सब कंप्यूटर पर लिख कर रखता है, तो वो भी सीखना है। लेकिन पहले इधर सीखोगे, मजबूत बनोगे, तब वहाँ समझ में आएगा। तो व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में पहले क्या कहता है, तो पहले लिखा जाता है, पुस्तकों में लिखना, व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखना, फिर उसका वर्गीकरण करना, क्या करना, वर्गीकरण करना, फिर उसका सारांश तैयार करना, क्या तैयार करना, सारांश तैयार करना, लिखना, वर्गीकरण करना, रखना, लिखे रहते हैं, सारांश तैयार करना, फिर विश्लेषण करना। अब सब बताएंगे, बस थोड़ा ध्यान रखें, सब बताएंगे।
एक चीज़ भी नहीं, हम अपने से हमको पता है पूरा क्या बताना है, एक भी चीज़ छोड़ेंगे डॉट में अब चले जाएंगे, ठीक ना। हम यहाँ यही खास बात होगा आपकी क्लास में कि हम पूरा गहराई से बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमको पता है कि आज ढंग से नहीं बताएंगे तो कल दिमाग आप मेरा खराब कीजिएगा। चलो, स्टूडेंट को टीचर ढंग से नहीं पढ़ाएगा ना तो कल आप ही वो बच्चा होगा, मतलब बच्चे होंगे, आप ही वो स्टूडेंट होंगे जो हमें दिमाग खराब कीजिएगा, सर हमको समझ नहीं आया ये बताइए, तो हम बाद में दिमाग को चटवाएं, उससे अच्छा है कि आज मेहनत करके पूरा डिल क्लियर कर दें, ठीक है। विश्लेषण करना हो गया, निर्वचन करना, ये जो काम है ना, व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखना, उसका वर्गीकरण करना, उनका सारांश तैयार करना, उनका विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना, इसे ही लेखांकन कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लोगे। ये कितना बड़ा चीज बताया, देखना, इस टेक्निक से कोई नहीं बताता है, देखना ध्यान से। इसको हम चैप्टर में बदलने जा रहे हैं। व्यापारिक लेन देन को यदि पुस्तकों में लिखना चाहते हो तुम, तो आपको चैप्टर एक है इसमें, इस बुक के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। जर्नल जब हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो आप व्यापारिक लेन देनों को लिखना सीख जाओगे। अभी कुछ देर पहले हम लिखे थे, क्या लिखे थे? एक हम जर्नल लिखे थे, कैसे अकाउंट डेबिट टू लिखे थे ना। ये हम आपको भी समझ नहीं आया क्यों लिखे, लेकिन ये है जर्नल, इसे क्या बोलते हैं? ये है जर्नल, ठीक है। तो आपको यदि व्यापारिक लेन देनों को लिखना सीखना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा? जर्नल पढ़ना है आपको। ये चैप्टर नेम है, बता दें आपको, ध्यान से ऐसा नोट करना है, ये नोट करना है, आप कॉपी में लिखना चाहिए। यदि वर्गीकरण करना सीखना है, लेन देनों को क्या करना है? वर्गीकरण मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना। तो कैसे बंटवारा होता है वो भी समझ नहीं आएगा, जब बताएंगे तो समझ आएगा। इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपको जर्नल के जस्ट बाद मिलेगा वो है लेजर। जर्नल के बाद क्या मिलेगा आपको? लेजर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सारांश तैयार करना सीखना है, तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा? एक चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या? ट्रायल बैलेंस। फिर विश्लेषण करना है, क्या करना है? विश्लेषण करने के लिए आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए सिखाया जाएगा। क्या? फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए सिखाया जाएगा। ये भी चैप्टर है, ये दो चैप्टर है इसमें, इस बुक में फाइनल अकाउंट का 2 चैप्टर है, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें 2 5। और निर्वचन अभी आप नहीं सीखेंगे, फर्स्ट ईयर निर्वचन नहीं सीखिएगा। इसमें बता देते, इसमें निर्वचन मतलब होता क्या है? तो ऑडिटिंग होता है। क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब वही जो बोले ना कि ऑडिटिंग का काम कौन कर सकता है आज के टाइम में? जो सीए बन जाता है। सीए मतलब जो भी आपका, ये सीए नहीं, ये कमर्शियल अथमेटिक्स का शॉर्ट नेम है सीए। ये सीए नहीं, सीए एक पोस्ट है, एक प्रोफेशनल जॉब है, जो बता देते हैं सीए बन सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, चार्टर्ड, सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपको काम क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग का काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग मतलब होता है क्या है? ऑडिटिंग मतलब होता है जांच करना। क्या जांच करना? तो ये जो हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल जो बनाते हैं ना, उसको जांच करता है ये जाके कि सही बनाया है या कहीं घपला कर लिया, करप्शन किया है, ठीक ना। कई लोग पैसा बचा लेता है, होता कुछ आ रहा है, जर्नल करता कुछ आ रहा है। समझ रहे बातों को? तो कितना समझे? 45 मिनट हम बोल चुके हैं आपके सामने। ये समझ में आ गया अकाउंटेंसी क्या लिखा था, क्या है। दूसरा क्वेश्चन लेखांकन क्या लिख लोगे, और लेखांकन का परिभाषा लिखने के साथ ये पूरा नोट करना है, ये सब पूरा डिटेल में इसी तरह। हाँ, जब इसी तरह करना है। कितना अच्छा आपको बता दी कि व्यापारिक लेन देनों को लिखना सीखना है तो जर्नल चैप्टर पढ़ना होगा, और उसका वर्गीकरण करना सीखना है तो लेजर सीखना है, सारांश तैयार करना सीखना है, ट्रायल बैलेंस चैप्टर है, विश्लेषण करना सीखना है, फाइनल अकाउंट चैप्टर है, निर्वचन करना सीखना है, तो ऑडिटिंग पढ़ना होगा। और ऑडिटिंग अभी फर्स्ट ईयर में भी नहीं मिलेगा और ना ही सेकेंड ईयर मिलेगा। ऑडिटिंग आपको सीधा ग्रेजुएशन में अलग इसका बुक ही पूरा आएगा, ठीक ना। अभी तो सेमेस्टर 6 में, अभी ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर में ये मिला है, ठीक है। नहीं, आप लोग पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट्स कर देना, ये आपका काम दे दिए हैं, ठीक है। अब बचता क्या? अकाउंट। लिख रहा है अकाउंट नहीं, तो मिटा दिए अकाउंट, आप मिटा दिए, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर, ठीक है, देखिए हिंदी क्या होता है? खाता। अब आपसे कोई पूछ देगा व्हाट इज अकाउंट, खाता क्या है? बोल देते हैं, आप लिख देना, बहुत आसान है। खाता वह पुस्तक है, ऐसे लिखना। क्या लिखना? खाता वह पुस्तक है जिसमें सिर्फ एक प्रकृति वाले लेन देनों को, सिर्फ एक प्रकृति वाले लेन देनों को दिखाया जाता है। अभी समझ नहीं आएगा जैसे कि एक प्रकृति वाला लेन देन क्या होता है, सर सब बताएंगे। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा हथियार आपका अभी क्या है? पैसेंस रखना। क्या रखना? पैसेंस रखना पड़ेगा। पैसेंस नहीं रख पाइएगा तो फिर कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा। हम तो कम से कम बेसिकली स्टार्ट करके आ रहे हैं ना। कई लोग सीधा ये अकाउंट दिए ना, यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आएगा, बता देगा इसका रूल, अब बोलेगा चलो स्टार्ट करो। हम भी फर्स्ट से पढ़े हैं, मेरे जो टीचर थे वो सीधा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो समझ में तो आ गया था, लेकिन बेसिक मजबूत नहीं हुआ था, ठीक है। जो बाद में टीचर बने तो समझ में आया कि कहाँ से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जिससे उसका बेसिक क्या हो, मजबूत। अभी बहुत कुछ बताना बाकी, बहुत कुछ। अभी इतिहास कहाँ बताएं? अभी इतिहास बताएंगे तो आप भारत का इतिहास सुनिएगा लेखांकन के संबंध में, तो आपको गर्व फील होगा। ये सब बातें कहाँ किएगा, उससे बात करते तो ऐसा नहीं पढ़ा, मतलब आज भी तुम्हारा नोट करने कुछ भी नहीं आ पाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज अब अकाउंट का, खाता का परिभाषा फिर से बोलते हैं कि खाता वह पुस्तक होती है जिसमें एक प्रकृति वाले लेन देनों को दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें एक चीज और लिखना, जैसे, क्या लिखना? जैसे रोकड़ खाता।
या इंग्लिश में लिखना, जैसे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखने का तरीका ये है ना, ये जानते तरीका। अकाउंट फुल फॉर्म पूरा ये है, लेकिन यदि शॉर्ट में लिखना है, लिखना ही शॉर्ट में आपको, तो ये ऑब्लिक का साइन दो, ठीक है। तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे, मतलब कैश का खाता बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ कैश ही दिखाएंगे, उसमें सिर्फ कैश से संबंधित जो लेन देन हुआ है ना, उसी को दिखाएंगे, दूसरा कुछ और नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए कि आप जैसे में सेल्स अकाउंट लिख दिए, क्या लिख दिए, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में सिर्फ बिक्री, सेल्स का यानी क्या होता है, बिक्री से संबंधित चीजें दिखाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं दिखाएंगे। जब हम लोग बनाएंगे तो और ज्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल डेफिनेशन लिख लेना, और उस समय डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो उस समय डेफिनेशन आप जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये था, कोई दिक्कत, हर बात बताते जा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात बताने जा रहे हैं, सबसे बड़ा बात। आज हमको विश्वास नहीं है कि आप आज इसी में आ गए, आज इसलिए आ गए इसमें क्योंकि इतिहास कहाँ पढ़ा है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट इसलिए करते हैं, यहाँ पर लुकास पेसियोली, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। ये अकाउंटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति है, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मतलब जैसे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जब पढ़े होंगे बताया गया होगा, एडम स्मिथ, सुने कभी ना, बताया होगा 10th में कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। उसी तरह से लेखाशास्त्र, जो लेखांकन के संबंध में सिद्धांत दिए, कॉन्सेप्ट दिए, नियम दिए, वो कौन है, लुकास पेसियोली है। वो अभी लिखवाएंगे हम, अभी बस ऐसे ही बोल लिखना, मतलब ये हम एक क्लास एक्स्ट्रा, पूरा एक क्लास 1 घंटा लेंगे हम, पूरा इतिहास, और ये भी गर्व फील करवाएंगे कि लुकास पेसियोली तो ये लोग विदेशी थे, फॉरेनर है। और जितना भी देखो, कोई भी विषय का देखो, जनक पिता जन्मदाता, सब कोई फॉरेनर ही है, कोई इंडियन दिखता ही नहीं है। लेकिन ये एकदम साजिश के तहत इस चीज़ को तैयार किया गया है कि हर विषय का जनक फॉरेनर है, विदेशी है, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत इसका जड़ है, लेखा शास्त्र का भी जड़ कौन है, भारत है। यहीं से फॉरेनर सीख के गए हैं और अपने देश में जो भी लेखांकन के संबंध नियम है वो बनाए हैं, लिखे हैं, और उसको पब्लिश करके कॉपीराइट ले लिए, जिससे उन्हीं को क्या मान लिया गया, जनक फादर माना गया, ठीक है ना। फादर की यही बात देखो, होता है ना, कोई भी चीज़ आविष्कार करोगे ना तो उसका कॉपीराइट, उसका पैटर्न लेना चाहिए। लेकिन भारतीय में एक था कि बनाए, लेकिन उसका कॉपीराइट पैटर्न मतलब अपने नाम से उसको नहीं करवाए, जिससे कोई और बना दिया, कर दिया, हम करवाए, यही होता है। तो बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल ये जो बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा चीज बताया जा रहा है, इसको नोट भी करना है। क्या करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में रहता है, मतलब खाता का प्रकार, खाता का प्रकार। तो खाता का प्रकार जो है, बेसिस, पहला बेस है ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। दूसरा है मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग, खाता अकाउंट का बंटवारा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। अब मेथड नहीं लिखना है तो रूल भी लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल रूल, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मेथड भी लिख सकते हो, और मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट को 5 भागों में बांटा गया है, अकाउंट को 5 भागों, कौन कौन, तो एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस, यहाँ अकाउंट लिख देते हैं, तीसरा LIABI LITIES, लायबिलिटीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लायबिलिटीज। चौथा इनकम, एंड 5वां कैपिटल, यस कैपिटल, समझ गए। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न रूल का जनक है, जो फादर है, वो क्या बताते हैं कि अकाउंट को 5 भागों में बांटा गया है। और ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल का हिंदी होता है परंपरागत, परंपरागत मतलब पुराने समय से जो नियम चला आ रहा है वो ये है, और नया नियम ये है, और दोनों सीखना है। क्यों कि सुन लो मेरी बात, यदि आपको जर्नल एंट्री सीखना है, जो जर्नल बताया है कि चैप्टर है, यदि जर्नल आपको अच्छे से सीखना है तो ये रूल पे पकड़ बनाना, और यदि लेजर सीखना है जो कि जर्नल के बाद पढ़ना है तो ये रूल पे पकड़ बनाना, दोनों जरूरी है, ठीक है। और जो रूल यहाँ बताने जा रहे हैं, एक चीज आप बताते हैं, पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है, सॉरी पर्सनल बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। हम ऐसे ही उतारोगे जैसे हम बता रहे हैं, कॉपी हम सुंदर तरीके से कल दिखाओगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रूल तो आज नहीं बताने वाले, रूल नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी खाली डिवीजन बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज और समझना, पर्सनल अकाउंट को भी कई भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट का जो डिवीजन किया गया है वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब बोलेंगे सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे नाम, राम हो गया, श्याम हो गया, आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया,
समझ रहे बात? ये सब क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो नाम होता है व्यक्तियों का, जो नाम है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब आप बोलेंगे सर ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्यों बता रहे हैं हमको कि ये नाम है? जब रूल बताएंगे ना तो कौन डेबिट जाएगा कौन क्रेडिट जाएगा वो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? अभी आपको उतना दिमाग को प्रेशर नहीं डालना है, अभी एक क्लास और लगेगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। अब बोलेगा आर्टिफिशियल में से क्या क्या होता है? तो जितने भी दुनिया में जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल में आएगा। जैसे लिखते हैं SBI, ठीक है? जैसे लिखते हैं द कॉमर्स केयर, द कॉमर्स, तो मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है? ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। इसमें क्या होता है वो अभी नहीं बताएंगे, उससे आपका हैंड हो जाएगा। फिर रियल अकाउंट, ठीक है? रियल अकाउंट को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जानते हो क्या? टेंजिबल का मतलब होता है वो जो आपको दिखता है, जो आप देख सकते हैं। जैसे किताब दिख रहा है, घर दिख रहा है, पंखा दिख रहा है ना, ये टेंजिबल है। इसके बारे में डिटेल बताएंगे बाद में। और दूसरा होता है इनटेंजिबल। क्या? कहीं दफा भी टाइम हो गया, हड़बड़ी में पढ़ाएंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? और नॉमिनल अकाउंट वही है, ठीक है? तो ये अभी आपको सिर्फ घर जाके इसको भी नोट कर लेना है। उसके बाद हम रूल बताएंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल बताएंगे। रूल में आएगा क्या कि डेबिट कौन होता है, क्रेडिट कौन होता है। फिर ये भी बताएंगे आपको डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होता है, ये बताएंगे आपको। डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब ऐसे तुमने सुना है कभी डेबिट क्रेडिट? कहाँ पर सुनता था? बैंक में पासबुक में लिखा होता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक ना? वहाँ डेबिट क्यों लिखा है, क्रेडिट क्यों लिखा है वो बताएंगे, ठीक है? और फिर मॉडर्न रूल में, मॉडर्न रूल का भी वही डेबिट का एसेट्स डेबिट का होता है, एसेट्स क्रेडिट का होता है। प्लस आपको एसेट्स भी समझाना पड़ेगा कि एसेट्स होता क्या है। एक्सपेंस तो समझते हो? नहीं समझते? एक्सपेंस खर्चा, एक्सपेंस को हिंदी क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं। खर्च समझते हो ना? इसमें बुझा नहीं बोलना पड़ेगा। लायबिलिटी नहीं समझते होंगे, ठीक है? इनकम तो समझते होंगे। कैपिटल मतलब पूंजी, राजधानी नहीं, क्या? पूंजी। ये सब मतलब क्लास लगेगा, 3-4 क्लास लगेगा, लेकिन दूसरे क्लास में रूल बताएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि उसी में आपको इतिहास बता दे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है MCQ में, कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, कौन सा बुक लिखे, कब लिखे, सब बताएंगे। लेकिन अगले मंडे का इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि कल का रूटीन क्या है? कल का रूटीन CA है, मतलब मैथ है। तो कल किस्मत से आपका मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए मैथ में मजा लीजिए। मैथ बहुत जरूरी है पढ़ना। रजिस्ट्रेशन में मैथ आपको कर लेना है, ध्यान रखना है, ठीक ना? मैथ कितनों को सलाह देते हैं मैथ मत रखो, हम जो बोले वो करके देखो, मैथ से ही मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है? तो चलिए आज से बात नहीं ऑफ करेंगे। अभी आपको यहाँ कुछ नहीं उतारना था, आप बस बैठे हैं, समझे हैं या नींद में रहे थे? सोएंगे ना? चलिए, तो क्या लगा बताओ? इतना जो भी आज बताया, कुछ बताया नहीं। मान लो कि 100% में आज 1% बताया, अभी 99% बाकी है, तो वो 1% समझ में आ रहा है, ठीक है? ABCD सिखा रहे हैं, सीधा बात है। अभी अकाउंटेंसी का क्या सिखा रहे हैं आपको? ABCD सिखा रहे हैं, ये सीखना पड़ेगा। कल आपको हमको क्या क्या दिखाना है करके, लेखाशास्त्र क्या है उसका डेफिनेशन, लेखांकन क्या है उसका डेफिनेशन, खाता क्या है उसका डेफिनेशन। उसके बाद उसमें जो लिखे थे जनरल लेजर वो लिख देना है। उसके बाद ये लिखना है, और सुंदर तरीके जैसे से है करके लाना है, एकदम रफ करके नहीं लाना, फेयर चलाना। और अकाउंट कॉपी खरीदना। कौन कॉपी? ये अकाउंट कॉपी नहीं है, इसमें तुम मैथ लिखना। अकाउंट कितना कॉपी ले लिया तुम? अकाउंट कॉपी जब लोग ना तो बोलना है अकाउंट कॉपी दीजिए, उसका चौड़ाई ज़्यादा रहेगा, उसका चौड़ाई कम चौड़ाई, ठीक ना? इसका चौड़ाई यहाँ पर रहेगा, ठीक है? बोलना अकाउंट कॉपी दीजिए तो वो दे देगा। और अकाउंट को बता, फिर उसमें अकाउंटिंग करने में साइड मिलता है, उसमें चौड़ाई ज़्यादा मांगता है, ठीक है?